दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IACU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य शुक्रवार का जो 8 अप्रैल 2022 का हमारा पेपर है, पूरा का पूरा उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से इसे देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों पहला हमारा प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 के लिए कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। सही ऑप्शन है हमारा 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में। आपके कितने सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। उसके बाद में प्रश्न है मधुशाला 1935 ईस्वी एवं मधु कलश 1938 ईस्वी किस कवि के काव्य संग्रह हैं। तो ये हरिवंश राय बच्चन के हैं। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है। तो ये 10 खंडों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है ये आपको बताना है। तो वो 4 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 3 का इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि बच्चन की मधुशाला कविता में एक घूंट किसका एक घूंट है। तो ये इसमें हो जाएगा ये किसका, ये जीवन का है। 3 का इसमें सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी। हिंदी अनिवार्य के हमारे 5 वीडियो आएंगे टोटल। आपसे ये पहला वीडियो है, टोटल 5 वीडियो आएंगे और इन्हीं 5 वीडियो से मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन है वो 8 अप्रैल 2022 को शुक्रवार को जो आपका पेपर होगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी फुल गारंटी, आप विश्वास करें। लेकिन वीडियो आपको 5 देखने होंगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी और इसी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए साथियों। तो इसके 2003 में मुंबई में हुई थी हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस कवि की आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। प्रवासी की डायरी किस कवि की डायरी है। तो ये बच्चन की है। तो बच्चन हरिवंश राय बच्चन है ना, ऐसे शॉर्ट में नाम आ सकता है। बच्चन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से किस प्रकार का संबंध है। तो प्रीति कलह का संबंध है। कवि बच्चन ने जीवन को किसका सामंजस्य कहा है। तो वो किसका सामंजस्य कहा साथियों, आप देख सकते हैं कि विरोधों का सामंजस्य कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छायावदोत्तर गीति काव्य के रचनाकार कौन है। तो उमा शंकर जोशी है। एक पंक्ति शब्द में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक सोच थका किन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, चलन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पंक्तियाँ क्या प्रेरणा देती है। तो उत्तर लिखोगे आप लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करना। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मध्ययुगीन किस पारसी कवि का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की कविताओं के अर्थ विस्तार पाता है। तो उमर ख़याम का। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साके और कविता का प्याला है जिसे ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ बच्चन की किस कविता से है। तो ये मधुशाला से है। बच्चन की कविताएं किस दर्शन से प्रभावित है। तो हालावादी दर्शन से प्रभावित है। बच्चन की आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से है। तो निशा नियंत्रण से है। आत्म परिचय और निशा नियंत्रण किस गीत किस कवि द्वारा लिखे गए हैं। तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। बच्चन के इस काव्य पंक्ति में भार शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बोझ, संघर्ष और जिम्मेदारी। सांसों के 2 तार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। बच्चन के इस काव्य पंक्ति में उद्गार शब्द का क्या अर्थ है। मन के विचार एवं भावनाएं।
मैं और मेरा जग और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ बचन के आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति में मौजों शब्द का क्या अर्थ है? लहरें। नेक्स्ट, बचन की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। तो बचन की प्रमुख रूप से मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती, अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, सभी काव्य संग्रह रचनाएं उन्होंने लिखी। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न की मैं बात करूं, पहले पार्ट से हमारे ये लघुतरात्मक है, ठीक है। दूसरे पार्ट के मैं आपको छोटे क्वेश्चन और दिखा देता हूं, तभी तो आपको मैं कह रहा हूं कि वीडियो के साथ में आप बने रहें। अब देखो, हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे क्वेश्चन और देख लें आप, कि 5 वीडियो में मैं पूरी कवर कर दूंगा, छोटे बड़े सभी। पहले छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे, 5 वीडियो में हमारी हिंदी अनिवार्य कंप्लीट हो जाएगी। कवि आलोक धनवा का पहला और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ? सन 1998 में। आलोक धनवा की पतंग कविता में कौन से भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है? तो कौन से को? तीसरे को। कपास और बालक की भावनाओं में कौन सी समानता है? कोमलता की समानता। पतंग कविता में बाल क्रियाकलापों और प्रकृति के में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने किसका प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? बिंबों का प्रयोग किया है। फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी? जनता का आदमी 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। आलोक धनवा की पतंग कविता उनके किस एकमात्र काव्य संग्रह से ली गई है? दुनिया रोज बनती है 1998 में। आलोक धनवा की पतंग कविता प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तनों को किस ऋतु में अभिव्यक्त करती है? तो शरद ऋतु में। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा से कवि का क्या आशय है? तो वर्षा ऋतु के बाद आकाश पूर्णतः चमकीला और स्वच्छ हो जाता है, इसके कारण सुबह का सूर्य भी पूर्णतः लाल और चमकीला दिखाई देता है। तेज बौछारें, लाल सवेरा, चमकीली साइकिल, चमकीले इशारे इत्यादि कविता के किस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं? तो बिंबात्मक स्वरूप को ये स्पष्ट करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। कपास उपयुक्त पंक्ति में, और कपास शब्द किसके लिए आया है? तो बच्चे और उनकी भावनाओं के लिए ये आया है। पतंगों के साथ वे उड़ रहे हैं, उपयुक्त पंक्ति में वे शब्द किसके लिए आया है? तो बालक और उनकी कोमल चंचल उमंग भरी भावनाओं के लिए आया है। नेक्स्ट है, दिशाओं का मृदंग की तरह बजना से क्या तात्पर्य है? तो देखो, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेपर होगा हिंदी अनिवार्य का राजस्थान बोर्ड का 8 अप्रैल शुक्रवार को, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, इसे शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। दिशाओं का मृदंग की तरह बजना से क्या तात्पर्य है? जब बालक पतंग उड़ाते हैं तो अपने हाथ पैरों से और अपनी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। बालकों की ये आवाज़ें बड़ी ही कोमल, उल्लास भरी होती हैं, जो दिशाओं को मृदंग जैसी मधुर ध्वनि प्रदान करती है। लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो आलोक धनवा की पतंग कविता का मूल भाव क्या है? ये प्रश्न आने पर आप क्या लिखोगे 8 अप्रैल को कि आलोक धनवा की पतंग कविता एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने बालक के निश्चल स्वभाव की समानता प्रकृति की निश्चलता का रंगीनता से की है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में प्रकृति ने नया सौंदर्य भर जाता है, उसी प्रकार बालक मन में भी इच्छाओं और उमंगों का सौंदर्य होता है। बालक उस उमंग और सौंदर्य के साथ पतंग की तरह अनंत ऊंचाइयों का छूना चाहता है। उसके बाद आलोक धनवा की पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत करती है। स्पष्ट करें। तो पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊंची छतों एवं उनकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं, जहां से गिरने का भय होता है, लेकिन फिर भी गिरते संभलते हुए बेहद खतरनाक स्थानों पर वह पतंग के साथ पहुंच जाते हैं। साहस के साथ भय पर विजय वो पाते हैं। और पतंग कविता में बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से क्यों की है?
तो क्या लिखोगे कि बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से की गई है, क्योंकि शरद ऋतु में प्रकृति में नयापन, उल्लास एवं सौंदर्य आता है। उसी प्रकार बालक के मन में भी नित्य नई उमंगों और इच्छाओं का क्रियाकलाप भरा रहता है। उसके बाद है भादो अंधेरे के बाद शरद उजाला का आना। प्रश्न क्या हमारा कि हाँ, इतने प्रश्न ना, सिर्फ 2 प्रश्न और है। भादो अंधेरे के बाद सरल उजाला का आना, उपयुक्त काव्य पंक्तियों का पंक्ति कविता में क्या संबंध है? तो क्या लिखोगे आप? भादो अंधेरे के बाद जिस प्रकार से शरद उजाला ऋतु आती है, अर्थात प्रकृति में नई उमंग, उल्लास और सौंदर्य आ जाता है, उसी प्रकार बालक जब पतंग उड़ाता है तो अनेक खतरनाक स्थानों से गुजर कर मन के डर और भय को दूर करता है। पतंग को आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचाकर भय का विजय प्राप्त पाता है। प्रकृति में भादों के बाद शरद आना ही बालक द्वारा भय दूर करके विजय प्राप्त करना है। यही पतंग कविता की सार्थकता सिद्ध करता है। पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमाने जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो पतंग कविता में उपयुक्त विशेषण पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा, आकर्षण के भाव को प्रकट करते हैं तथा साथ ही इन सभी संबंध बालकों के कोमल मन, विचार, भावनाओं, अनुभूतियों से भी है, जिनका बालक के पतंग के प्रति प्रकट होता है। कोमल स्वरूप पतंग का होता है, वैसा स्वरूप बालक का होता है। तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे, और प्रश्न भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद साथियों।